Hello, my dear student. I am going to discuss about charge and Coulomb's law under the banner of an academic point. Acharya Mosi. Good morning. I am well and hope you all are doing well. इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था चार्ज के बारे में। चार्ज का प्रॉपर्टी भी बता दिए नहीं कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें कि एक मेन प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज एक अदिश राशि है और चार्ज कोई भी चार्ज जो होता है वह एक स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, संख्यात्मक गुणज होता है। नहीं, जैसे कि स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वह स्मॉलेस्ट चार्ज हुआ। और कोई भी बड़ा चार्ज जो होगा, इसे चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, उसका दुगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, लेकिन 1.5 टाइम्स या 2.5 टाइम्स मतलब डेसिमल मल्टीपल नहीं हो सकता है, डेसिमल नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रॉब्लम बताए थे Q = NE, और इस पर कुछ हल्का हल्का हम क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो हम ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी भी जान चुके हैं कि दो चार्ज के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या विकर्षण बल लगता है। अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक का मतलब असमान चार्ज है, असमान का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज के बीच आकर्षण बल लगेगा। या दोनों चार्ज अगर लाइक है मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। नहीं? जैसे कि ये एक सब्सटेंस है और ये बी कोई दूसरा सब्सटेंस है, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, ये चार्ज इसको इधर खींचेगा और ये चार्ज इसको भी इधर खींचेगा, मतलब दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। या मान लो कि एक पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पदार्थ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तब ये क्या करेगा, ये इसको इधर ठेलेगा और ये इसको इधर ठेलेगा, मतलब दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा। ये हुआ आकर्षण बल, इसमें लग रहा है, इसमें आकर्षण बल लगता है और इसमें विकर्षण बल लगता है। क्या समझे? असमान चार्ज है तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, समान चार्ज है तो उसमें विकर्षण बल लगेगा। तो ये चार्ज के बीच जो आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है, इसी को कहते हैं, इसी बल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो या इसको कह सकते हैं हिंदी में अस्थैतिक विद्युत बल। क्या नाम हुआ? अस्थैतिक वैद्युत बल। अस्थैतिक वैद्युत बल नहीं, तो ये बल, इस बल का परिमाण कितना होगा, नहीं, इस बल का परिमाण कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी, इसी के बारे में कूलम्ब ने नियम दिया। ठीक है, इतना बात समझ गए कि कूलम्ब के अनुसार, मतलब कि कूलम्ब ने कहा कि दो समान आवेश में विकर्षण बल और असमान आवेश में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये आकर्षण या विकर्षण का बल, ये आकर्षण या विकर्षण का बल जो है, मान लो कि क्या होता है, अब मान लो कि दो चार्ज है, चार्ज के बारे में तो आइए आकर्षण या विकर्षण का बल, जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इसके बीच चाहे आकर्षण बल लगता हो या विकर्षण बल लगता हो तो बाद में देखेंगे। ये Q1 है, ये Q2 है,
आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा, ये तो हम बता चुके हैं कि पहचान करने पर कि समान आवेश होगा तो विकर्षण बल लगेगा और समान आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और ये दोनों आवेश के बीच, और एक बात और इसमें याद रखना होगा, ये कूलम्ब का लॉ जो होता है केवल पॉइंट चार्ज मतलब कि जैसे कि चार्ज बटी का असाइन जो है पॉइंट के समान होना चाहिए, वहीं पर कूलम्ब लॉ लागू होगा। बड़ा बड़ा बटी जैसे कि इतना बड़ा बटी है और इतना बड़ा बटी है, इस पर चार्ज है, इस पर जो हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो कूलम्ब के नियम से निकलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसको और भी छोटा पार्टिकल में डिवाइड करके निकालना होगा। इसलिए कूलम्ब का लॉ केवल लागू होता है किसके लिए? पॉइंट पार्टिकल, मतलब पॉइंट के समान जो पार्टिकल जिस पर चार्ज है उस वहां पर हम कूलम्ब नियम से फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझे? तो कूलम्ब के नियम से हम पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल ही ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि समान चार्ज में विकर्षण और असमान चार्ज में आकर्षण बल लगता है। ये आकर्षण या विकर्षण का बल जो होता है ये दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब यहाँ पर दो राशि हुआ, एक राशि F है, दूसरा राशि ये Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो ये F भी बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट जब घटेगा तो ये F भी घटेगा। ऐसे ही संबंध को क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच लगने वाला बल जो है दोनों आवेश के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला बात। दूसरा बात कि दोनों के बीच ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लिखते हैं r से। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा अनुपाती। उल्टा अनुपात मतलब कि दूरी अगर बढ़ेगा तो बल घटेगा, दूरी अगर घटेगा तो बल बढ़ जाएगा। नहीं करे मतलब दोनों चार्ज को सटा देंगे तो बल बढ़ जाएगा, और दोनों चार्ज को दूर कर देंगे तो बल घट जाएगा। नहीं यही है सेकंड लॉ। कि सेकंड लॉ क्या कहेंगे कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या विकर्षण का बल जो है वह दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि दूरी r है, जिसका वर्ग हो गया r², और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ उल्टा, मतलब 1/r²। कहने मतलब ये f जो है ये 1/r² के प्रोपोर्शनल रहता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये मतलब के स्थैतिक विद्युत बल जो होता है वो दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बात निकला, दोनों बात को मिला देंगे तो क्या निकलेगा? इस दोनों बात को मिला देंगे तो क्या निकलेगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक है, और यहां पर समानुपाती मतलब नॉट इक्वल। ये F समानुपाती ये है, इसका मतलब ये पूरे राशि बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, या ये पूरे राशि घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन इक्वल नहीं है। नहीं, इसको इक्वल करने के लिए, इक्वल लाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि किसी कांस्टेंट गुना किया जाता है। ये हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। जहां K क्या है? जहां K एक कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट है जिसे आवेश को
घेरने वाले माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, मतलब यहाँ पर यदि ये दोनों चार्ज के बीच हवा है, उसके बीच में या अगल बगल सभी तरफ क्या है, हवा है, यहाँ पर माध्यम हवा हो गया। और हवा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कुछ एक मान होता है। हर माध्यम जैसे पानी घेर देंगे, इसके चार्ज के चार तरफ पानी रख देंगे या चार्ज को ही पानी में डुबा कर रख देंगे, तब बल का मान बदल जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है माध्यम पर भी डिपेंड करता है, चार्ज को घेरने वाले माध्यम पर भी डिपेंड करता है। माध्यम अगर हवा है तो बल कुछ और होगा, और वहां पर पानी रख दें वहां पर बल कुछ और होगा। ठीक है, इसी कारण जैसे तुम क्या देखते हो कि नमक को पानी में डालते हो तो नमक में क्या होता है, Na आयन होता है, Cl आयन होता है। Na क्या है, कैटायन है, Cl क्या है, एनायन है। उसके बीच पानी घुस जाता है तो उसके बीच आकर्षण घट जाता है, इसलिए दोनों आयन अलग हो जाता है। तो पानी क्या क्या फोर्स को कम कर दिया है। सोडियम मॉलिक्यूल के बीच घुस करके, पानी घुस करके सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच जो बल लग रहा है उसको कम कर देता है। इसलिए सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। पानी में ये दोनों आयन इधर उधर घूमते रहता है। इससे क्या मतलब समझे कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल उसको घेरने वाले माध्यम पर भी डिपेंड करता है ना। तो उस माध्यम के कांस्टेंट, उस माध्यम का जो इलेक्ट्रिकल गुण होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं कि हवा के लिए यदि माध्यम हवा हो, यदि माध्यम हवा हो तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, हवा यदि रहेगा तो उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां पर कहोगे एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 हुआ हवा का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये हुआ हवा का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हवा का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। नहीं, हर माध्यम का ई का मान अलग अलग। ई का मान तो इसी संबंध से निकाल सकते हो, नहीं जैसे 1/4 पाई, खैर बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या बताए कि F इक्वल इसलिए F इक्वल क्या हो जाएगा, इसलिए F इक्वल हो जाएगा K का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो बिंदु आवेश के बीच जो बल लगेगा उस बल को अगर हमको कहीं पर कैलकुलेट करना है किसी फॉर्मूला को लगाएंगे। वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि माध्यम पर ध्यान देना। माध्यम अगर हवा है तो यही लग जाएगा, और माध्यम अगर कोई दूसरा है जैसे पानी कह देगा, तो पानी के लिए इस एप्सिलॉन का मान दिया हुआ रहेगा। नहीं याद नहीं तो एप्सिलॉन का मान निकाल लेंगे आगे, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि ये निकल गया हवा में 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल के लिए एक सूत्र निकल गया कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 इनटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो हुआ कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल का परिमाण हुआ। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा क्या होगा? तो 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज को मिला देंगे, ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उस लाइन के अलोंग ही या फोर्स होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, मतलब इसके द्वारा या तो इधर होगा या इसके द्वारा। ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 के द्वारा अगर इधर बल लगेगा और Q1 के द्वारा इधर बल लगेगा, यदि ये दोनों समान चार्ज है तब। अगर असमान चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तब ये क्या हो जाएगा? ये इसको Q1 को अपनी ओर खींचेगा या ये Q2 को अपनी ओर खींचेगा, इस तरह से। लेकिन ये बल की दिशा होगी उस लाइन के अलोंग ही होगा। दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ही होगा। इतना समझ गए हैं? क्या समझे? 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा के बारे में जान गए कि दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा उस लाइन के अलोंग ही होगा। और परिमाण के बारे में जान गए कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ हम लिख चुके हैं, यही होता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना बात समझ गए? अब है कि 1 कूलम्ब चार्ज किसको कहेंगे? 1 कूलम्ब चार्ज किसको कहेंगे? 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज किसको कहेंगे? तो यहां पर जो ये समीकरण फर्स्ट है, मान लो ये, तो समीकरण फर्स्ट में Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, R इक्वल टू 1 मीटर रख देते हैं, ठीक है? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? F इक्वल टू हो जाएगा, इसका तो मान ऑलरेडी हम जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये भी कर देंगे कि मीडियम हवा, माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? हवा है। माध्यम हवा है। मतलब चार्ज को कहाँ रखे हैं? ये Q1 बराबर Q2 बराबर 1 जो लिया है वह कहाँ रखे हैं? हवा में रखे हैं, ठीक है? और कितना दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तब उसके बीच जो बल लगेगा वह क्या होगा? F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। और इसका मान तुम जानते हो क्या होता है? F इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हाँ, न्यूटन। अब ये क्या हो जाएगा? फोर्स, ये फोर्स आ रहा है तो केवल न्यूटन होगा यहाँ पर, ठीक है? तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब 2 समान आवेश हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, जब 2 समान आवेश हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उस दोनों आवेश के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल कितना हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तो उसमें से प्रत्येक चार्ज को 1 कूलम्ब का चार्ज कहा जाता है। मतलब चार्ज का मेजरमेंट कहां से निकल गया? बल से निकल गया। अगर 2 इक्वल चार्ज को हवा में 1 मीटर की दूरी पर रख दें और उसके बीच लगने वाला विकर्षण बल कितना हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो, तब उसमें से प्रत्येक चार्ज को 1 कूलम्ब का चार्ज कहा जाता है। हाँ, ठीक है? तो ये हो गया तुमको कूलम्ब्स लॉ। बंद करो, बंद करो।